नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता की सड़क हादसे में हो गई मौत। जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने सुनी जन फरियाद। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर व्यवसायियों के साथ की बैठक और होमगार्ड बहाली को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में जोरदार ठोकर मार दिया। इस कारण कार पे सवार सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर और उनकी पत्नी बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक पुणे के रहने वाले पवन प्रकाश पाठक थे। इनकी हाल ही में लगभग 3 महीने पहले बेतिया जिले में शादी हुई थी और बेतिया के लाल बाजार निवासी रिचा शांडिल्य से शादी के बाद ये दोंगा कराने के लिए बेतिया लाल बाजार पहुंचे हुए थे और वहां से अपनी पत्नी रिचा शांडिल्य को दोंगा कराकर कार से गोपालगंज की तरफ आ रहे थे। इसी बीच मंगलपुर पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार इनके कार में ठोकर मार दिया, जिसके वजह से पवन प्रकाश पाठक की मौके पर ही मौत हो गई और इनकी पत्नी रिचा शांडिल्य तथा इस गाड़ी के ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हैं। इस हृदय विदारक घटना से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और घायलों का इलाज फिलहाल सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज जनता दरबार का आयोजन किया था। इस दौरान उप विकास आयुक्त सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। एक एक व्यक्तियों के फरियाद को सुना गया और उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। दरअसल जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में पूरे सिस्टम के साथ सुनवाई हो रही है, उसकी जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं ताकि आए हुए मामलों का समय से निस्तारण करवाया जा सके। फुलवरिया थाना क्षेत्र के भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर फक्कड़पुर गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजिरवा कला के रामपुर निवासी स्वर्गीय द्वारिका चौधरी के 55 वर्षीय पुत्र शारदा यादव बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि शारदा यादव किसी मांगलिक कार्यक्रम से न्योता देकर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच दुर्गा मंदिर के पास अज्ञात तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मीरगंज शहर के अवघड़ दानी शिव मंदिर के सभागार में स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बताया जा रहा है कि बाजारों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह बैठक की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने व्यवसायियों से बाजारों में होने वाली भीड़ और सड़कों पर दुकानदारों के द्वारा सामान रखने के कारण यातायात में उत्पन्न होने वाली बाधा और उसके निस्तारण के संबंध में वार्ता किया। आपसी समन्वय से ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने व्यवसायियों से अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान, दुकानों में HD नाइट विजन CCTV कैमरा लगवाने और उसकी दिशा एंट्री पॉइंट और आने जाने वाले रास्तों की तरफ भी रखने और समय समय पर इसे चेक करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का सहयोग करें और पुलिस का सहयोग लें। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। किसी भी प्रकार की असहजता की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक तथा अन्य पदाधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित पदों पर गृह रक्षकों की स्वच्छ नामांकन और बहाली को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान VM फील्ड में पहुंचे केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज परिसर का भी निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बनाए जा रहे ट्रैक, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, दौड़ के लिए ट्रैक की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, ड्रॉप गेट, कंट्रोल रूम, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था आदि का अवलोकन करते हुए सभी बिंदुओं पर जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज से विस्तृत जानकारी ली और इन व्यवस्थाओं के निमित्त संबंधित वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।
फुलवरिया थाना क्षेत्र के पैकौली बद्दो गांव में देर रात घरेलू विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी पूजा देवी गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनके गर्दन और चेहरे पर जख्म के निशान हैं। आनन फानन में उनके सास ससुर ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर महिला का इलाज कर रहे हैं। इस मामले में ससुर दिनेश गुप्ता ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी पति विशाल कुमार गुप्ता को घर से गिरफ्तार किया है और इसमें आगे की कार्रवाई कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के पियरौटा गांव में एक ही परिवार के कई सदस्यों को मारपीट कर घायल किया गया। इस मामले में पीड़ित बैजनाथ शाह ने अपने पड़ोस के ही परशुराम वर्मा, दीपू वर्मा, रवि कुमार, लिखी देवी, नेहा कुमारी, मालती देवी इत्यादि पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। गोपालगंज में SC/ST थाना परिसर में अब साइबर थाना गोपालगंज को स्थानांतरित कर दिया गया है। साइबर थाना गोपालगंज के नगर थाना परिसर में पहले संचालित हो रहा था। अब इसे यहां से स्थानांतरित करते हुए जादवपुर रोड में स्थित अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला थाना परिसर में ही साइबर थाना को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। उचकागांव थाना की पुलिस ने तुलसिया गांव में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को उसके घर के पास से शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तुलसिया गांव का बुलेट यादव है। इसके पिता नमी यादव कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम गांव के, अमन यादव और छोटू मियां दयाराम गांव के निवासी हैं। इसके अलावे शराब के साथ अमन यादव और छोटू मियां को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इन सभी शराब तस्करों पर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। गोपालगंज के बसडीला में प्रत्येक शुक्रवार की भांति आज भी श्री राम जानकी आरोग्य धाम पर भारी संख्या में आए मरीजों का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया गया। बताते चलें कि श्री राम जानकी आरोग्य धाम जो बसडीला NH 27 पर शिव मंदिर के सामने है, वहां मात्र 99 रुपए में आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से पथरी, बवासीर, चर्म रोग, गुप्त रोग, पीलिया, बांझपन इत्यादि का इलाज किया जाता है। साथ ही जोड़ों के दर्द और पेट रोग का भी इलाज यहाँ आयुर्वेदिक दवा से किया जाता है। यहाँ मात्र 99 रुपए में दवा, डॉक्टर की फीस, सब कुछ ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। मरीजों को सिर्फ 99 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसमें 1 सप्ताह की दवा और डॉक्टर की फीस सब कुछ ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को 10 बजे से 4 बजे तक भारी संख्या में मरीज आकर इस आरोग्य धाम से चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इधर थावे के वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अंचल कार्यालय में संयुक्त रूप से CO कुमारी रूपम शर्मा और थानाध्यक्ष हरे राम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि विभागीय डाक नहीं होने के कारण थावे मेला और विदेशी टोला बाजार के राजस्व वसूली अंचल कर्मियों के द्वारा की जाएगी। CO ने बताया कि 11 माह का थावे मेला और विदेशी टोला बाजार का डाक विभाग के द्वारा डाक नहीं किया गया है, जिसके कारण दोनों जगहों के राजस्व की वसूली अंचल कर्मियों के द्वारा शुक्रवार से की जा रही है। राजस्व वसूली के लिए अंचल नाजिर और राजस्व कर्मचारी आदि कर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही थाना से भी सहयोग लिया जा रहा है। थावे प्रखंड पंचायत सचिव ने अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया। पंचायत सचिवों का कहना है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे पंचायत सचिवों में आक्रोश है। उनकी प्रमुख मांगों में गृह जिला में स्थानांतरण की नीति बनाना, ग्रेड पे में वृद्धि और सेवा संपुष्टि आदि शामिल करना बताया जा रहा है। मीरगंज थाना की पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी करते हुए सबिया फील्ड के पास से 41 पेटी देशी शराब बरामद किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी होने की सूचना नहीं बताई गई है। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन लोगों का सर्वे चल रहा है। बताया गया कि सर्वे की तिथि समाप्त हो रही थी, परंतु सरकार ने अब इसे 15 मई तक बढ़ा दिया है। इस कार्य में संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, आवास सहायक, रोजगार सेवक को लगाया गया है। अब लाभुकों को इस सूची में नाम जुड़वाने के लिए 15 मई तक अपना आवेदन और डिटेल्स पंचायत के संबंधित लोगों को देना होगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता की सड़क हादसे में हो गई मौत। जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने सुनी जन फरियाद। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर व्यवसायियों के साथ की बैठक और होमगार्ड बहाली को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को